हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश परीक्षा धाम संपूर्ण एमपीजी के। आप सभी को मालूम है कि एमपीपीएससी में लगभग 45 to 50% एमपी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने परीक्षा धाम से संबंधित और भी वीडियो यूट्यूब में देखे होंगे, लेकिन इसमें हम बहुत अलग तरीके से इसको कवर करेंगे, जिसमें आपको सारे फैक्ट यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है। और यदि आपको लगता है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको याद करवाऊँगा। ठीक है, बस आप पूरे कंसंट्रेशन से वीडियो देखें। ठीक है, चलते फिरते वीडियो, सोते वीडियो ना देखें। कॉपी पेन लेकर बैठें और फैक्ट को, मैंने मुख्य बिंदुओं को मतलब लिखते रहें और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, ये दी हुई है विषय सूची। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, 4th एडिशन परीक्षा धाम का। ये विषय सूची दी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। क्या है? बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की। ठीक है, एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से। हम बात करेंगे सबसे पहले भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। जब भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो इसमें हम अक्षांशीय विस्तार, पड़ोसी राज्यों के बारे में, यहाँ की जलवायु, वर्षा, कर्क रेखा और केंद्रीय बिंदु, इनकी बात करते हैं। और प्रशासनिक स्थिति में क्या पढ़ते हैं? यहाँ के संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील और ग्राम पंचायतों के बारे में। राजनीतिक स्थिति में क्या होता है? राजनीतिक स्थिति में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और यदि विधान परिषद है राज्य में तो उसके बारे में। बात करें न्यायिक स्थिति की, न्यायिक स्थिति में हाई कोर्ट और उसकी खंडपीठ के बारे में। जैसे कि मध्य प्रदेश में 2 खंडपीठ हैं और एक मुख्य है जो कि जबलपुर में है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्थिक स्थिति, खनिज, कृषि और अन्य तथ्यों की यहाँ बात की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, हेडिंग दी हुई है परिचय। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया। ठीक है, ये समाचार के पन्नों से कुछ दिया गया है। 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले क्रमशः पांडुर्णा 54वां और मैहर 55वां जिला बना दिया गया। ये आप जानते होंगे, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा पहले भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ राजधानियाँ। वैसे तो हम सभी पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन ठीक है, भोपाल जो है प्रशासनिक राजधानी है, लेकिन अन्य भी प्रकार की राजधानियाँ होती हैं, जैसे संस्कार राजधानी, आर्थिक व खेल राजधानी, ऊर्जा राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, संगीत राजधानी और चित्रकला राजधानी। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी तो आप सभी को मालूम है, ये है भोपाल। संस्कार राजधानी जबलपुर, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी ये है इंदौर, और ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है पचमढ़ी को, और संगीत राजधानी कहा जाता है मैहर को, और चित्रकला राजधानी है भीमबेटका। कौन सी है? भीमबेटका। आइए मध्य प्रदेश के कुछ उपनामों की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। इसे कहा जाता है हृदय प्रदेश, हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, तेंदुआ राज्य, बुल्फ स्टेट, बुल्फ स्टेट का मतलब है भेड़िया राज्य, चीता राज्य, टाइगर प्रदेश, नदियों का मायका, तेंदुपत्ता राज्य, गिद्ध राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य और घड़ियाल राज्य आदि नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं मैप में, ये ज़िले बने हुए हैं। ठीक है, ये पांडुर्णा इसमें नए एडिशन में ऐड कर दिया गया है, यहाँ मैहर कर दिया गया है, और यहाँ ये मऊगंज है। ठीक है, बाकी तो ये आप सभी को पहले से मालूम है। यहाँ पर इस एरिया में राजस्थान स्थित है, और इस वाले एरिया में उत्तर प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, नीचे महाराष्ट्र और यहाँ गुजरात। ठीक है, आगे हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, मध्य प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, बात करें राजकीय पशु बारहसिंघा की। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा, जिसका वैज्ञानिक नाम है रुशरवर्स डोबाउशेली। प्रजाति है ब्रेडरी प्रजाति या सर्विडी प्रजाति। कौन सी प्रजाति? ब्रेडरी प्रजाति या सर्विडी प्रजाति। इसका बाहुल्य क्षेत्र या बारहसिंघा किस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वो पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। यह राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट के ज़िलों में, उनके ज़िलों के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। मंडला में मुख्य रूप से, बालाघाट का कुछ एरिया आता है। और बारहसिंघा को राजकीय पशु घोषित कब किया गया? ये 1981 या 1981 में किया गया। बात करें इसके विशेष तथ्य की, तो 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंघा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। किस नाम से? भूरसिंह द बारहसिंघा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। बात करते हैं अब अगला राजकीय पुष्प की। राजकीय पुष्प क्या है? लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। कुल है लिलियेशी और बाहुल्य क्षेत्र है संपूर्ण मध्य प्रदेश। कहाँ? संपूर्ण मध्य प्रदेश में राजकीय पुष्प पाया जाता है, लिलियम कैंडिडम। चलिए राजकीय पक्षी देखते हैं, दूधराज, जिसका अन्य नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर या शाह बुलबुल। पैराडाइज फ्लाईकैचर या शाह बुलबुल, जिसका वैज्ञानिक नाम है टर्पसिफोनी पैराडाइसे। क्या है? टर्पसिफोनी पैराडाइसे। प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में दूधराज पक्षी, जो कि राजकीय पक्षी है, वह पाया जाता है। मुख्य रूप से बात करें सरदारपुर अभ्यारण्य, धार सैलाना अभ्यारण्य, रतलाम। सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार में है और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है, यहाँ यह मुख्य रूप से पाया जाता है। और राजकीय पक्षी का घोषित वर्ष है 1981, 1981। बात करें राजकीय मछली की। कौन सी? राजकीय मछली, ये है महासीर। राजकीय मछली कौन सी है? महासीर, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोर पेट्यूटिटोरा। क्या है? टोर पेट्यूटिटोरा। प्रजाति है टोर और इसका बाहुल्य क्षेत्र है नर्मदा नदी, जिला खरगोन और खंडवा। राजकीय मछली महासीर कहाँ कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी में पाई जाती है, और नर्मदा नदी में संपूर्ण रूप से तो नहीं, ये खंडवा और खरगोन वाले जिलों से जब ये नदी प्रवाहित होती है तो उस क्षेत्र में राजकीय मछली महासीर पाई जाती है। और महासीर की घोषणा कब की गई राजकीय मछली के रूप में? ये की गई 2011 को। कब? 2011 को राजकीय मछली की घोषणा कर दी गई। ठीक है, चलिए विशेष तथ्य की बात करें, बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ? बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। बात करें हिरण और मृग में अंतर। हिरण और मृग में क्या अंतर है? आइए देखते हैं। हिरण एंटलर्स, हिरण को एंटलर्स भी कहा जाता है, वह है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देता है। हिरण क्या करता है? हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष अपने सींगों को गिरा देता है और नई सींगें उग आती हैं। जबकि मृग
ठीक है। मृग, इसको एंटीलोप भी कहा जाता है। मृग वह है जिसमें सींगें गाय भैंसों की तरह आजीवन बनी रहती हैं। मतलब हिरण अपने सींगों को प्रत्येक वर्ष गिरा देता है और नई सींगें फिर से उगाती हैं, लेकिन मृग जिसमें सींगें गाय भैंसों की तरह आजीवन रहती हैं, एक बार आ गई तो उनका विकास होता रहेगा, लेकिन वो गिरेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं और वे सिर्फ विकसित होती रहेंगी। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में। देखते हैं, राजकीय वृक्ष है बरगद। क्या है? बरगद, जिसका वानस्पतिक नाम है फाइकस बेनगेलेंसिस। क्या है? फाइकस बेनगेलेंसिस राजकीय वृक्ष बरगद। इसकी प्रजाति है फाइकस और बाहुल्य क्षेत्र है संपूर्ण मध्य प्रदेश। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये बरगद पाया जाता है। इसकी घोषणा की गई थी 1981 में। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? इंदौर के बड़गोंदा में। चलिए, आगे बात करते हैं राजकीय फल की। राजकीय फल जो कि है आम। आम तो आप सभी ने खाया होगा। ठीक है। वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। इसका बाहुल्य क्षेत्र ये कहाँ पाया जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख आम की प्रजातियाँ। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी आम की प्रजातियाँ हैं जो बहुत फेमस हैं, प्रचलित हैं और जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? जैसे पहली प्रजाति है नूरजहाँ। कौन सी प्रजाति है? नूरजहाँ। ये कहाँ पाई जाती है? अलीराजपुर ज़िला में नूरजहाँ प्रजाति पाई जाती है। आम की एक प्रजाति है नूरजहाँ, जो कि अलीराजपुर ज़िले में पाई जाती है। दूसरी प्रजाति है सुंदरजा। सुंदरजा आम पाया जाता है रीवा ज़िले में। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? रीवा ज़िले में सुंदरजा आम पाया जाता है और नूरजहाँ अलीराजपुर ज़िले में पाया जाता है। बात करें विशेष तथ्य की, आम अनुसंधान केंद्र रीवा ज़िले के गोविंदगढ़ में स्थित है। आम अनुसंधान केंद्र रीवा ज़िले के गोविंदगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रीवा ज़िले के गोविंदगढ़ में स्थित है। आइए समाचार के पन्नों से जानते हैं कि मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग या भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं राजकीय खेल मलखंभ के बारे में। किसके बारे में? राजकीय खेल मलखंभ के बारे में। नए कलर से ट्राई करते हैं। चलिए, राजकीय खेल है मलखंभ, जिसकी घोषणा की गई थी 2013 में और इसका क्षेत्र है मालवा। कौन सा क्षेत्र है? मालवा। विशेष तथ्य की बात करें, मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है। प्रभास जोशी सम्मान मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा राजकीय खेल है मलखंभ, घोषित किया गया 2013 में। क्षेत्र है मालवा और विशेष तथ्य है कि मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी उज्जैन जिले में स्थित है या उज्जैन में स्थित है। प्रभास जोशी सम्मान मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए समाचार के पन्नों से जान लें कि समाचार क्या कहते हैं। 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। मलखंभ को 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। बात करें राजकीय फसल की, हमारी राजकीय फसल है सोयाबीन। क्या है? राजकीय फसल सोयाबीन। तो इसका कुल है लेग्यूमिनेशी, वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स और
सोयाबीन की प्रमुख फसलें समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। एक बार फिर से देखते हैं। समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है मालवा। कौन सा क्षेत्र है? मालवा। सोयाबीन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है मालवा। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय नाट्य के बारे में। राजकीय नाट्य कौन सा है? माछ। राजकीय नाट्य माछ। चलिए रेडी कर लेते हैं, वो ज़्यादा सुटेबल लगता है। राजकीय नाट्य है माछ, क्षेत्र है मालवा। मालवी लोक जीवन पर ये आधारित है। मालवी मतलब राजकीय नाट्य जो माछ है वो मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माछ के प्रमुख कलाकार कौन हैं? ये दो लोग हैं, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। माछ के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। अगला है राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य है राई। कौन सा है? राजकीय नृत्य राई, जो कि जिसका क्षेत्र है बुंदेलखंड। मृदंग वाद्ययंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। मृदंग वाद्ययंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर राजकीय नृत्य राई को किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। राई लोक नृत्य का मतलब जो राई लोक नृत्य है उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन मिलता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं? ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी प्रमुख कलाकार हैं जिनका संबंध कटनी जिले से है। ज्ञानेश्वरी जो कि राजकीय नृत्य राई से संबंध रखती हैं, जिनका निवास स्थल या संबंध या कर्मस्थली कटनी जिला को माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाचार के पन्नों से देख लेते हैं। सागर जिले के राम साहब पांडे को, किस जिले के? सागर जिले के राम साहब पांडे को कला के क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। ये तो 2024 में पढ़ रहे हैं हम, 2022 में मिल चुका है इनको। ठीक है, दिया गया कर लो। ठीक है। राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि बुंदेलखंड में राई नृत्य मृदंग के साथ किया जाता है और बघेलखंड में राई नृत्य ढोलक के साथ किया जाता है। बघेलखंड में ढोलक के साथ और बुंदेलखंड में मृदंग के साथ, बस इतना अंतर है। तो आप देख सकते हैं ये है ढोलक और ये है मृदंग। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। दोनों की पिक्चर आपके सामने है। ऊपर वाला है ढोलक, नीचे वाला मृदंग। आपको जिसमें सुविधा महसूस होती है वो बजाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। ये आपको दिख रहे होंगे 24 स्तूप। आप गिन लेंगे 24 हो जाएंगे, ज़्यादा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। ठीक है, ये जो वृत्त बना हुआ है वो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते, ये ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, राज्य की प्रमुख फसलें हैं गेहूं और धान की बालियां भी अंकित की गई हैं। ये यहाँ पर गेहूं और धान की बालियां, ये यहाँ पर गेहूं और धान की बालियां अंकित कर दी गई हैं राजकीय चिन्ह में। फिर केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। चलिए ढूंढते हैं। सिंह आकृति अशोक स्तंभ की ये रही और बरगद वृक्ष ये रहा।
ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश गान, किसकी बात करते हैं? मध्य प्रदेश गान क्या है? सुख का दाता सबका साथी। घोषणा की गई 2010 और 11 में। इसके रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव और संगीतकार हैं सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव। और इसको गाया है कुमार शान या शांतनु मुखर्जी ने। किसने गाया है? कुमार शान या शांतनु मुखर्जी ने। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे देखते हैं अब भौगोलिक स्थिति के बारे में। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है स्थित है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा मध्य प्रदेश है, एक रफ मैप हम बनाएं। ठीक है, ऐसा आप काम चला सकते हैं। जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है और यहाँ 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट है। अब बात कर रहा है ये कि उत्तर से दक्षिण, ये वाला उत्तर से दक्षिण, ये लंबाई कितनी है? ये है 605 किलोमीटर। लेकिन पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 870 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की लंबाई है कितनी? 870 किलोमीटर। और ऊपर से नीचे की लंबाई है 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के बारे में यदि अगले फैक्ट की बात करें तो पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल है। पश्चिम से पूर्व के बीच में यदि हम दूरी तय करें तो कितने मिनट का? 34 मिनट का समय अंतराल पड़ता है। बात करें मानक समय की। मानक समय, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री सिंगरौली ज़िले से गुजरती है। जो भारत की मानक समय रेखा है जो कि 82.5 डिग्री है, वो सिंगरौली ज़िले से गुजरती है। किस ज़िले से गुजरती है? तो आप देख सकते हैं सिंगरौली ज़िले से गुजरती है। ठीक है, सिंगरौली ज़िले से। चलिए ये देख लेते हैं 80 डिग्री देशांतर से निकटतम शहरों की दूरी। जबलपुर 79 डिग्री 58 मिनट ईस्ट में है। पन्ना 80 डिग्री 10 मिनट। रीवा 81 डिग्री 18 मिनट। कटनी 80 डिग्री 22 मिनट। भोपाल 77 डिग्री 24 मिनट। और इंदौर देख लेते हैं 75 डिग्री 51 मिनट। ये ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए ये मैप जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है नीचे 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्लियर हो गया। और फिर यहाँ दिया हुआ है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और ये गुजर रही है कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा दिख रही होगी आपको। और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला माना जाता है मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है मुरैना और सबसे दक्षिणतम ज़िला माना जाता है बुरहानपुर को। सबसे दक्षिणतम ज़िला कौन सा है? बुरहानपुर। आप देख लेते हैं सबसे पूर्वी ज़िला। सबसे पूर्वी ज़िला है सिंगरौली और सबसे पश्चिमी ज़िला है अलीराजपुर। उत्तरी ज़िला मुरैना, दक्षिणी ज़िला बुरहानपुर, पूर्वी ज़िला सिंगरौली और पश्चिमी ज़िला अलीराजपुर। बात कर लेते हैं कुछ पड़ोसी राज्यों के बारे में। पड़ोसियों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश
उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। आपने सेकंड पेज में ही मैप देखा था, ठीक है। आप मैप बना के लोकेट कर लेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे जो पहली बार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी के द्वारा निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी के द्वारा होती है? ताप्ती नदी। और उत्तरी सीमा चंबल नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जलवायु के बारे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में क्या फैक्ट है। दोस्तों हम ये मात्र सामान्य परिचय देख रहे हैं, बाकी जब हम जैसे जलवायु जैसे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में जब डिटेल में देखेंगे तो उनके अलग अलग चैप्टर हैं जो कि विस्तार रूप से इस बुक में दिए हुए हैं और बहुत अच्छे से तैयार हैं, ठीक है। मालवा के उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये क्वेश्चन पिछले ही प्री में आया था कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वो कोड दिया गया था, 1 2 सही है, 2 3 सही है, इस प्रकार से। तो दोनों आंसर आता है उसका, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु? आदर्श जलवायु पाई जाती है। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। उत्तर के मैदान में इनको मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 प्रकार से बांटा जाता है, आगे हम देखेंगे। आप सिर्फ अभी इतना याद रखें कि मालवा के पठार की जलवायु आदर्श है और उत्तर के मैदान की विषम जलवायु है, ठीक है। बात कर लेते हैं वर्षा के बारे में। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी व न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी और न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में, और न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं कर्क रेखा के बारे में, ठीक है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मालवा के मध्य से होकर गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। किससे? 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये थे आपके 14 ज़िले। कर्क रेखा कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? 14 ज़िलों से। एक बार आप मैप में देख सकते हैं कि ये रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, ठीक है। ये दिया गया है कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर। कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर देख लेते हैं। 23 डिग्री 48 मिनट में बसा है सांची शहर, 23 डिग्री 52 मिनट में विदिशा, 23 डिग्री 25 मिनट में भोपाल और 23 डिग्री 18 मिनट में जबलपुर, 23 डिग्री 17 मिनट में उज्जैन और 22 डिग्री 71 मिनट में उज्जैन, ठीक है। तो भोपाल कर्क रेखा के सबसे पास स्थित है। आप ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखें, कभी ऑप्शन में पूछा जा सकता है। बात करते हैं केंद्रीय बिंदु के बारे में। केंद्रीय बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु वैशाली बैतूल को माना जाता है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु वैशाली बैतूल को माना जाता है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम
करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर? राम मनोहर लोहिया। पृथ्वी का केंद्र बिंदु है मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? मंगलनाथ मंदिर को उज्जैन में स्थित है, जिसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु क्या हो गया? करौंदी, जो कि कटनी जिले में है, मनोहर ग्राम, और पृथ्वी का केंद्र बिंदु है मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। चलिए आगे देख लेते हैं। ये वहाँ का दिया गया है कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु करके ये दिया है बरसाली में, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रशासनिक स्थिति के बारे में कि जनरल पर्सपेक्शन क्या है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार, किसके अनुसार? मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति क्या है। बात करें संभाग की, संभाग आप सभी को मालूम होगा, जिलों का समूह को संभाग कहा जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। और जिलों की बात करें, विकास खंडों का समूह जिला कहलाता है। कुल मिला के 55 जिले हैं। विकास खंड हैं तहसीलों का समूह, विकास खंड 313 हैं। तहसील ग्राम पंचायतों का समूह है 436, ग्राम पंचायत हैं 23,922, और नगर निगम है 17, और नगर पालिकाएँ हैं 99। कितनी नगर पालिकाएँ हैं? 99। कुल ग्राम हैं 54,903। कुल ग्राम 54,903। ठीक है, आगे देख लेते हैं न्यायिक स्थिति। न्यायिक स्थिति में क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में कर दी गई। कहाँ की गई? जबलपुर में की गई। 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर हाई कोर्ट था। कौन सा हाई कोर्ट था? नागपुर हाई कोर्ट था। लेकिन जब 1 नवंबर 1956 को हाई कोर्ट बन गया जबलपुर में, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर कहलाने लगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के वास्तुकार कौन हैं? हेनरी इरविन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के वास्तुकार हेनरी इरविन हैं। कौन है? हेनरी इरविन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर 1968 में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर 1968 में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित है? भोपाल में प्रस्तावित है। जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास ने के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? राजा गोकुलदास के सहयोग। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है, ठीक है, ये हमने देखा। और जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया। जबलपुर हाई कोर्ट का जो भवन बना हुआ है ना, आपने जिसने भी देखा हो, ठीक है, तो वो राजा गोकुलदास के सहयोग से उसका निर्माण किया गया था, है ना। चलिए समाचार के पन्नों में क्या दिया गया है देख लेते हैं। समाचार के पन्नों से दिया है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? जो 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, ठीक है, इसके मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली, ये थे गुयाना के राष्ट्रपति। और विशेष अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। और सम्माननीय अतिथि रहे जनेटा मैस्क रैक नहास, ऑस्ट्रेलिया की सांसद हैं ये, है ना। जनेटा याद रख लो बस, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में थोड़ा जनरल रूप से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण किस प्रकार से है? विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? चलिए वर्तमान में देख लेते हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 230 सीटें। और अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 सीटें थीं।
वर्तमान में 230 हैं और अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 थी। अनुसूचित जनजाति की सीट हैं 47, 47 सीटें हैं और अनुसूचित जाति की 35 सीटें हैं। बिल्कुल क्लियर। अब बात करें लोकसभा की। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 हैं और अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें हुआ करती थीं। तो वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 6 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। बात करें राज्यसभा की। अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 सीटें थीं और वर्तमान में 11 सीटें हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। आगे हम जब ये चैप्टर आएगा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये जनरल रूप से इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, याद नहीं हो तो 1-2 बार वीडियो देख लें, हो जाएगा। नहीं हो तो और नोट करके कर लें, फिर हो जाएगा। आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ये समाचार के पन्नों से लिया गया है कि आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी के बारे में देखें तो क्या दिया गया है, अन्य जानकारी में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है ना, सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है। पहले छिंदवाड़ा हुआ करता था, अभी उसका पांडुर्णा के साथ विभाजन हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वर्तमान में निवाड़ी है। बात करें कन्फ्यूजन पॉइंट की तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। आइए देखते हैं जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। 7,26,00,000 मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। ये 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर को माना जाता है और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला वर्तमान में निवाड़ी है। जबकि मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा था और वर्तमान में निवाड़ी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये हरदा था। अब बात करते हैं साक्षरता की। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.35% है। 69.35% मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिला जबलपुर है। मध्य प्रदेश में अधिकतम या सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, 81%। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, 36%। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर, जो कि 36% है। ये मध्य प्रदेश में क्या, पूरे देश में सबसे निम्नतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर ही है। ठीक है। जैसे ही निम्न साक्षरता की बात आए, अब आग बंद करके अलीराजपुर लगा सकते हैं, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश का वर्तमान लिंग अनुपात है 931। कितना है? 931। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, 1021। मतलब 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, महिला यहाँ अधिक हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात भिंड है, मतलब 1000 पुरुषों के तुलना में 837 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष हैं और मात्र 837 महिलाएं हैं। ये सबसे न्यूनतम लिंगानुपात भिंड जिले का है। ठीक है, चलिए ये देख लिया हमने। बात करें जनसंख्या वृद्धि के बारे में। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर है, 32.9%। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक या अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर, 32.9%। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है अनूपपुर, 12.3%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अनूपपुर, 12.3%। बात करें जनसंख्या घनत्व की। मध्य प्रदेश का जनघनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 236
व्यक्ति पर किलोमीटर। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। यहाँ शायद 855 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। सर्वाधिक घनत्व वाला भोपाल, न्यूनतम घनत्व वाला डिंडोरी। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जैसे कि पूरा देश ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानी जाती है। दलहन उत्पादन में या दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। मध्य प्रदेश का हीरा, मैग्नीज एवं तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना था। कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान देख लेते हैं। कुल दलहन में हम पहले नंबर पर हैं, कुल खाद्यान्न में दूसरे नंबर पर और कुल तिलहन में तीसरे नंबर पर। कुल दलहन पर प्रथम, कुल खाद्यान्न पर द्वितीय और कुल तिलहन पर तृतीय। ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में। हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। ये रहा हमारा पहला चैप्टर और मध्य प्रदेश परिषद की ये बुक है। ठीक है। आपके पास यदि बुक है तो आप बुक सामने रखकर उसमें टिक करते जाएं और महत्वपूर्ण तथ्यों पर हाईलाइट करते जाएं। चलिए ठीक है। और धीरे धीरे हम और भी अच्छे से इसमें सुधार करेंगे। ठीक है। बिल्कुल आपको फैक्ट पूरी तरह से याद हो जाएंगे, आप इसलिए निश्चिंत रहें। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको गलत नहीं होगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगले वीडियो के लिए इंतजार न करना पड़े। डायरेक्ट आपके यूट्यूब चैनल में पहले ही नंबर पर ये वीडियो मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।